धर्मपुर नामक गांव में एक बार इच्छाधारी नाग घुस आती है। वो बहुत गुस्से में थी, आंखें लाल लाल और फन फैलाए हुए आगे बढ़े जा रही थी। गांव के जसरत के बेटे को उठाकर अपने साथ ले जाती है। जसरत और उसकी पत्नी अंजू नागिन के आगे बेबस थे, इसलिए अपने बेटे को बचा नहीं सके। मेरा बेटा वो नागिन मेरे बेटे को उठाकर ले गई। अरे किसी ने मेरे बेटे को बचाया क्यों नहीं? डरे मारे ही किसी ने तुम्हारे बेटे को नहीं बचाया। कुछ लोग गए हैं उस नागिन के पीछे, वापस आएंगे वो लोग, तभी कुछ पता चलेगा तुम्हारे बेटे के बारे में। लोग नागिन के पीछे गए थे, वो वापस तो आ गए थे, पर उन्हें वो नागिन और जसरत का बेटा कहीं नहीं दिखा। सुबह का समय था, सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थी, तभी झाड़ियों से नागिन निकलकर बाहर आ जाती है। बचाओ बचाओ, ये नागिन फिर से हमारे गांव में आ गई। ये नागिन हमारे बच्चों की तरफ ऐसे क्यों देख रही है? तुम सब मुझे कितना भी मार लो, मुझे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं नागिन हूँ, नागिन, वो भी इच्छाधारी नागिन। पर तो बच्चों का क्या? अगर वो एक बार मर गए तो वो मेरी तरह दोबारा जिंदा नहीं हो पाएंगे। बोलकर नागिन सभी बच्चों को उठाकर वहाँ से तुरंत निकल जाती है। वो मेरी बेटी को उठाकर ले गई, उसे बचा लो कोई। मुनिया के बापू, मेरी बेटी को बचा लो, उसे वापस ले आओ। वो मेरा ना वो नागिन मेरे बेटे को भी उठाकर ले गई है। वो नागिन मेरे बेटे को भी मार देगी। वो नागिन रोज आती है और हमारे गांव के बच्चों उठाकर ले जाती है। उनका वो क्या करती है किसी को कुछ नहीं पता। पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। गांव की हर माँ की गोद सूनी होती जा रही है उस नागिन की वजह से। हम कब तक ये सब सहेंगे? हमारे बच्चों से ही हमारी दुनिया है, वो ही नहीं रहेंगे, हमारे जीने का भी कोई फायदा नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। फिर गांव वालों ने एक सांप पकड़ने वाले सपेरे को गांव में बुलाया। अच्छा, मुझे पकड़ने के लिए तुम लोगों ने सपेरे को बुलाया है? ये इतना सा सपेरा क्या मुझे पकड़ पाएगा? तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया कि नागिन इतनी बड़ी है? ये तो बहुत ही बड़ी है। हमने तुम्हें बताया तो था कि नागिन बहुत बड़ी है, कि वही नागिन है जिसके बारे में हमने तुम्हें बताया था। नागिन अपना फन फैलाती है और सपेरे को डस लेती है। सपेरा तुरंत मर जाता है। तो कितने भी बड़े सपेरे को बुला लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो करके ही जाऊंगी। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे बच्चों को उठाकर ले जाओ? उन मासूम बच्चों की क्या गलती? नागिन कभी बिना मतलब के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, और तुमने तो मेरी दुनिया ही तबाह कर दी। तुम लोगों ने भी मेरे बेटे को मार डाला था, मैं उसी का बदला लेने आई हूँ। जैसे मेरी गोद सुनी हुई है, वैसे ही मैं तुम सबकी गोद भी सुनी कर दूंगी। मार डालूंगी सभी बच्चों को। तुम्हारे बेटे को हम क्यों मारेंगे भला? हमने नहीं मारा उसे। तुम्ही ने मारा है। मैंने खुद अपनी मन की शक्ति से देखा वो नजारा। एक बार मेरा बेटा इस गांव में घुस आया था। जैसे ही तुम लोगों की नजर उस पर पड़ी तो तुम लोगों ने उसे अपनी लाठियों से मारना शुरू कर दिया। तुम लोगों ने उसे इतना मारा कि उसने तभी अपना दम तोड़ दिया। जब तुम सब वहां से चले गए तब मैं आई थी। वहीं कहीं मेरा बेटा, जब तुम सब वहां से चले गए तब मैं आई थी, वहां जहां मेरा बेटा मरा पड़ा था। उसे उठाकर मैं अपने साथ अपनी गुफा में ले गई। उसके बाद मैंने अपने आप से वचन लिया कि मैं तुम सबके बच्चों को मार दूंगी, जैसे तुमने मारा मेरे बच्चे को। नागिन के में बहुत बड़ी भूल हुई है। अच्छा हुआ मैंने वक्त पर अपनी गर्भवती बहू को बेटे के साथ शहर भेज दिया। तभी दूर से आवाज आती है, निर्मला चाची, ओ निर्मला चाची, तुम्हारा बेटा और बहू गांव में वापस आ गए, और वो अकेले नहीं है, वो अपने साथ आपके पोते को भी लाए हैं। निर्मला का कौशल और बहुविधि गांव में वापस तो आ गए थे, पर उन्हें उस नागिन के बारे में कुछ नहीं पता था। क्या था?
आप सभी एक जगह इकट्ठा क्यों हो? आप सभी कुछ परेशान भी दिख रहे हो। गांव में सब ठीक तो है ना? क्या हुआ माँ, आप किस सोच में खो गई? अपने पोते को गोद में नहीं लेंगी क्या? हम लोग बहुत थक गए हैं सफर में, थोड़ा आराम चाहते हैं। गांव निर्मला उन्हें कुछ नहीं बताते। निर्मला उन्हें अपने साथ घर ले जाती है। शाम का समय था। निर्मला कुछ सोचते हुए अपने बहू बेटे को खाना परोस रही थी। तभी कौशल पूछने लगता है, तुम्हें मेरी कसम, बताओ क्या बात है? जरूर कोई बात तो है जो तुम हमें बताना नहीं चाहती। जब से हम गांव में आए हैं, गांव के लोग कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। किसी के चेहरे पर कोई हंसी थी ही नहीं, सब गुमसुम से। निर्मला रोने लगती है और बोलती है, बेटा तुम अभी बहू और अपने बच्चे को लेकर यहाँ से वापस शहर चले जाओ। निर्मला कौशल को नागिन के बारे में सब बता देती है। फिर क्या था, गांव में तभी नागिन घुस आती है। कौशल अपनी पत्नी और बच्चे को अंदर छुपा देता है और एक चादर लेता है। उस चादर को वो इस तरह लपेटता है जैसे सभी को लगे कि उसमें उसका बच्चा हो। कौशल हाथों में लिए बाहर जाता है और नागिन को वहाँ से को बोलता है, ओ नागिन, इस गांव में आतंक मचाना छोड़ दे और यहाँ से जा। अब तू हमारे बच्चों पर नजर डालेगी तो हम तेरी आंखें निकाल लेंगे। तू मुझे जाने को बोल रहा है? हाथ में बच्चा पकड़े हुए है और मुझे चला भगाने। अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो तेरे इस बच्चे को उठाकर ले जाऊंगी। अब के आखिरी बार सूरत देख ले अपने बच्चे की, फिर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि आज मैं इसे ही लेकर जाऊंगी। नागिन उसके हाथों से बच्चा छीन लेती है और जाने लगती है। कौशल नागिन का पीछा करता है और गांव के कुछ लोगों को भी अपने पीछे आने को बोलता है। कौशल की हिम्मत देख सभी उसका साथ देते हैं और उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। नागिन जंगलों के बीच अपनी गुफा में घुस जाती है। ये नागिन तो गुफा में चली गई, पर गुफा में इतनी रोशनी किस चीज की है? रोशनी की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा। वो तो सब ठीक है, पर तुमने अपना बच्चा उस नागिन के हवाले इतनी आसानी से क्यों कर दिया? कौशल सभी को बता देता है कि उसने सिर्फ बच्चा दिखने का नाटक किया नागिन के आगे। उसमें बच्चा नहीं था, उसमें सिर्फ चादर थी। तभी गुस्से नागिन बाहर निकलती है। उसने मुझे धोखा दिया। मुझे उस चादर में कोई बच्चा नहीं था। उसे शायद पता नहीं कि मैं नागिन हूँ। नागिन, उसे छोड़ूंगी नहीं। नागिन कौशल को मारने के लिए जैसे ही गुफा से बाहर निकले, कौशल पीछे से उसकी गुफा में घुस जाता है। गुफा में घुसते ही वो हैरान रह जाता है। जो तेज रोशनी थी वो एक मणि से आ रही थी और वो मणि उसी नागिन की थी। उस मणि के आसपास वो सभी बच्चे होश पड़े थे जिन्हें वो अपने साथ उठा लाई थी। नागिन ने किसी को नहीं मारा था। कौशल जैसे ही मणि को हाथ लगाता है, इनको एहसास हो जाता है कि मणि किसी के हाथ लग गई है। वो फौरन गुफा में पहुंचती है। कि इस गुफा में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? और तूने मेरी मणि को हाथ लगाया? ला, मेरी मणि मुझे वापस दे। मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। इन सभी बच्चों को मैं अपना बनाना चाहती थी, पर इन सब ने मुझे माँ कहने से मना कर दिया, तो मैंने इन्हें बेहोश कर दिया। इन्हें मारा नहीं। वो देखो उधर, वो मेरा बेटा है, मर चुका है वो। मैं बस उसे ऐसे देख कर ही जीती हूँ। नागिन की बात सुनकर कौशल को उस पर बहुत दया आती है। मेरे एक गुरुजी हैं, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। तुम मेरे साथ चलो गुरुजी के पास, उनके पास तुम्हारी समस्या का हल जरूर होगा। नागिन कौशल के साथ चल देती है। बबू, तुम अपने मरे हुए बेटे के ऊपर छिड़क देना। उसकी आत्मा कहीं भी होगी, वो आकर उसमें वापस समा जाएगी और वो जीवित हो उठेगा। गुरुजी की ये बात सुनते ही नागिन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत खुश थी। नागिन और कौशल वापस गुफा में जाते हैं। नागिन जैसे ही भभूत अपने मरे हुए बेटे पर डालती है, वो सच में जीवित हो जाती है। नागिन अपनी शक्तियों से सभी बच्चों को पहले जैसा कर देती है, क्योंकि लोग अपने बच्चों को सही सलामत देख बहुत खुश होते हैं और कौशल का शुक्रिया करते हैं।